नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है भरत तिवारी एनकाउंटर की। जस्टिस रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा आज बिलौटी पहुंचे। वहां उन्होंने जांच शुरू की है। घटनास्थल पर भी गए हैं जहां एनकाउंटर हुआ था और भरत तिवारी की मां, पिता, भाई से मिले। भरत तिवारी की मां ने जज साहब को कहा कि साहब, जो मेरे बेटे का कातिल है वो तो आपके बगल में खड़ा है, फांसी दीजिए साहब। जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जो पूरा एनकाउंटर है इससे कई अनसुलझे सवाल हैं। क्या वो अनसुलझे सवाल जो इस जांच का दायरा होगा, स्कोप होगा, टर्म्स ऑफ जो प्रूफ जो है उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा, क्या उसे लेकर स्थिति स्पष्ट है? और जो ये बात कही जा रही है कि एसटीएफ के जवान अक्षय ने गोली चलाई, एसटीएफ जो ज़िले का कप्तान होता है, पुलिस कप्तान, उसके माथत तो आता नहीं है, वो पटना पुलिस मुख्यालय के माथत आता है, वो कैसे भेजा गया? कहा जा रहा है कि जो राजेश मालाकार है एसएचओ, उन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका था, फिर वे पुलिस वर्दी में एनकाउंटर स्थल पर क्या कर रहे थे? तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में तकनीकी चर्चा हम करेंगे बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद से। तो सर, ये जो सवाल हैं, इन सवालों का उत्तर कैसे मिलेगा? कैसे एक एसटीएफ का जवान वहां मौजूद था एनकाउंटर में जिसका अक्षय कुमार नाम बताया जा रहा है? कैसे कहा जा रहा है कि जो सस्पेंड एसएचओ है वो वहां पर पुलिस वर्दी में मौजूद था, जबकि पहले सस्पेंड किया जा चुका था राजेश मालाकार? सबसे पहले तो बात सामने आनी चाहिए कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत जज साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है, रिटायर्ड जज का, उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या दिया गया है सरकार के द्वारा? अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही क्लियर नहीं है तो जांच किस बात की हो रही है? क्या ये इन्वेस्टिगेशन का सब्स्टिट्यूट है? क्या ये सीजीएम का जो इंक्वायरी होता है उसका सब्स्टिट्यूट है? क्योंकि ये सब इन्वेस्टिगेशन या सीजीएम की इंक्वायरी ये सब होती है लॉ के प्रोसेस में और फैक्ट्स को पता करने के लिए। ये केस मेरी नज़र में तो ओपन एंड शट केस है। जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात होगी तो इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीटेड है, बातें बहुत स्पष्ट हैं, उसको फॉर्मलाइज कर देना है। लेकिन जो अटेंडेंट सर्कमस्टांसेस है केस का, जो इशू जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग महापंचायत में आने लगे हैं, ये और पूरे दूसरे राज्यों से दूसरे राज्यों से, तो ये व्यवस्था में जो प्रश्न उठने लगे हैं वो बहुत बड़े हैं और वो बड़े का ही जांच जज साहब कर सकते थे। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बने हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन दरोगा जी भी कर दे सकते हैं। दैट इज़ माय टेक ऑन इट। ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ एसटीएफ के जवान की मौजूदगी थी जब एनकाउंटर हुआ, अक्षय कुमार नाम है, तो यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि एसटीएफ का जवान वहाँ पर क्या कर रहा था? क्या ये पहले से तय किया गया था कि हमें एनकाउंटर करना है इसलिए एसटीएफ का जवान वहाँ मौजूद था? उसकी मौजूदगी क्या बताती है? क्योंकि पुलिस के कप्तान तो ऑर्डर दे नहीं सकते एसटीएफ को। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप क्लियर कर दीजिए कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा। अगर ये अंग्रेज़ी में लिखा जाए सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट, तो सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द इंसिडेंट वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रह सकता है। अगला हो सकता है कि प्रिवेंट इसको कैसे किया जा सकता है, क्या इस तरह की घटनाएं और पहले भी हुई तो उससे क्या सीख ली जा सकती है। इस टाइप की चीज़ें इंक्वायरी के टर्म्स ऑफ कमीशन
के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आ सकता है, जिसका पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। 7वें दिन जाकर हत्या की एफआईआर आरोपी पुलिसकर्मियों पर दर्ज होती है। 8वें दिन जाकर जो डीएसपी हैं उन्हें लाइन अटैच किया जाता है। इस पर अभी थोड़ी देर पहले भारत के सबसे बड़े पत्रकार, सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक लव कुमार मिश्रा ने कहा, पूछा है कि ये कैसे ये हो रहा है कि आप जिसको लाइन अटैच कर रहे हैं उसको आप उसी शहर के में लाइन अटैच कर रहे हैं, आपको पुलिस मुख्यालय भेजना चाहिए था, वहाँ तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, वो एक्यूज है एक तरह से। इसमें पुलिस प्रशासन के जो नियम होते हैं वो कई तरह से टूट गए हैं, इसलिए किसी एक पर कुछ कहना बेमानी हो जाएगा। नियम टूटे हैं, बहुत सारे नियम टूट गए हैं। जैसे क्या क्या नियम टूटे, कुछ उनमें से? अब जैसे एक सुनने में आ रहा है कि संभवतः एनकाउंटर के एक दिन पहले ही सस्पेंशन हुआ है वहाँ के थानेदार का। 17 को एनकाउंटर हुआ और 16 को सस्पेंशन हुआ, सुने हैं हम। जी। अब एनकाउंटर के दिन वो भी वर्दी में थे वहाँ, तो पार्टिसिपेटिंग इन एन एनकाउंटर वाइल अंडर सस्पेंशन एंड दैट टू इन यूनिफॉर्म। मतलब मैं जिन लोगों को अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है मैं उनको बता दूं कि जो कह रहे हैं पूर्व डीजीपी साहब, वो ये कह रहे हैं कि जब किसी अफसर को निलंबित कर दिया गया है और वो निलंबन की अवधि में है, तो ऐसे समय में वो एनकाउंटर स्थल पर पुलिस की वर्दी में कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ी खामी, ये कह रहे हैं आप। जी, ये होता नहीं है। अगर सस्पेंशन हो गया तो वर्दी तो तुरंत उतर गई। अब ये उसके बाद आप वर्दी पहनकर किसी पुलिस के किसी काम में आप पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। आप वर्दी पहन करके कुछ नहीं कर सकते सस्पेंसन में, और वो सस्पेंशन के बाद वहाँ थे ही नहीं, वो एनकाउंटर में पार्टिसिपेट किए थे। अब उनका रोल क्या था ये तो अलग बात है, लेकिन वर्दी में थे आप वहाँ, ये एकदम अनर्थ है, बिल्कुल अनर्थ है। इसका मतलब है कि कोई सिस्टम नहीं चलता है और हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमको एसपीगिरी किए हुए बहुत वर्ष हो गया और डीजीपी जब रहा तब मैंने थोड़ा पुलिस को देखा था। ऐसी स्थिति नहीं थी कि सस्पेंड हो जाने के बाद वो वर्दी पहन के, तब तो अगले दिन स्थिति ये हुई ना कि एसपी का आदेश कहीं रख दो उसको, हमको जो इच्छा होगी वही हम करेंगे। अभी विजय चौधरी ने बताया पत्रकारों को कि हम शाहाबाद के डीआईजी से भी जांच करा रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो यहाँ जो डॉक में है, जो कटघरे में है स्थानीय पुलिस, वहाँ डीआईजी से जांच करा करके सरकार क्या किस तरह का मैसेज दे रही है। अगर जांच करानी भी थी तो पुलिस मुख्यालय से किसी को जांच दी जाती तो समझ में भी आता बात। तो इसी से तो लोगों का भरोसा हिल रहा है और लोग महापंचायत लगा करके कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। बात सही है, अगर वही करना था तो फिर हाईकोर्ट जज की ज़रूरत क्या थी, और हाईकोर्ट जज की अगर ज़रूरत है रिटायर्ड ही सही, तो टर्म्स क्लियर कीजिए क्या आप चाहते हैं। अगर टर्म्स में ये रहे कि पिछले 2 वर्षों में जितने भी लंगड़ा और लूला ऑपरेशंस हुए हैं, ये ऑपरेशंस कितना हद तक जस्टिफाइड है, ये बात हो गई कि इस टर्म को बोलते बोलते लोगों ने इसको एक वैधिक मान्यता दे दी है। ये शेकिंग हो जाता है, हिल जाता है आदमी। इसी समाज में फिर रहना है, तब तो कभी भी आपको या आपके परिवार को मार दिया जाए और कहेंगे अच्छा ये लंगड़ा हो गया, थोड़ा बहुत हास्यास्पद भी नहीं, ये दुखद लगता है। मुझे याद है कि जब तालियां बजाई जा रही थी फेक एनकाउंटर्स पर, ऑपरेशन लंगड़ा और दूसरी जो इस तरह के एनकाउंटर्स हो रहे थे, तब पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कहा था कि
जब जो लोग तालियां बजा रहे हैं, जब उनके घर का कोई सदस्य इसका शिकार होगा, तब उन्हें समझ में आएगा कि पुलिस के मुंह खून लगता है तो निर्दोष मारे जाते हैं। अब ये स्थिति दिख रही है साफ साफ, लेकिन समाज अब इसलिए भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद सड़क पर उतर रहा है क्योंकि न वो अपराधी था, न जो कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, वो बीमार था मानसिक रूप से। वहाँ की बिंद समाज की महिलाओं से मैंने बात की, नीचे ज़मीन में बैठकर चटाई पर, वो कह रही हैं कि ये तो मेरे लिए लड़ता था, तो और हमें पैर छूकर प्रणाम करता था, हमें चाची कहता था, हमारे घर में जो बल्ब झोपड़ी में जल रहा है वो भी उसकी मेहनत की वजह से है, नहीं तो हमें यह भी नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अब समाज में जो गुस्सा है, समाज में जो आक्रोश है, यह एनार्की का रूप न ले ले जैसा कई देशों में हुआ है। ऐसे में पुलिस ऑफिसर्स को एक कॉप होने कहा जाता है कि वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। आप एक कॉप रहे हैं, बिहार पुलिस को लीड किया है आपने, आप क्या कहेंगे, कैसे इसको करना चाहिए जिससे समाज की आस्था पुलिस पर बनी रहे? कानून का दामन अगर आपने छोड़ दिया तो आप किस हद तक नीचे चले जाएंगे और जो आपके साथ दुर्दशा होगी उसका अंदेशा लोगों को है नहीं। इतिहास पढ़ते नहीं हैं। इसी पुलिस में, बिहारी पुलिस में और अन्य राज्यों की पुलिस में भी वैसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कानून का रास्ता आपने छोड़ा और जब फंसे तो आप कहीं के नहीं रह गए। नौकरी जो गई तो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो जब तक दरोगा जी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी तब तक बड़ा आनंद था। एसपी साहब डीजीपी बन गए और वो रिटायर कर गए, उकसा करके करा दिए एनकाउंटर, दरोगा जी जेल चले गए और आजीवन कारावास में गए। अब शायद ये नहीं होगा क्योंकि ये जो पब्लिक का रिजेंटमेंट स्टार्ट हुआ है और जिस तरह से ग्रो हो रहा है ये अफसरों को भी ले बैठेगा, तो शायद होना भी चाहिए। नहीं, ये जो गुस्सा है लोगों का, मैं वहाँ गया, मैंने देखा गुस्सा, जो लोगों में गुस्सा है, जो आक्रोश है, इसको अगर शांत नहीं किया गया, इसको अगर अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो अराजकता की स्थिति हो सकती है और फिर बहुत भयावह स्थिति होगी। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों को सीधे सीधे मैसेज जाए कि नहीं, न्याय होगा और जो भी आरोपी हैं, जो भी एक्यूज हैं, उन जिन पर भी हत्या की एफआईआर हुई है, उनकी तो अब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए। मान लीजिए एक सिविलियन है, एक सामान्य आदमी है, उस पर जैसे ही हत्या की एफआईआर होती है उसकी गिरफ्तारी होती है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो जिन पर हत्या की एफआईआर की गई है वे कहाँ हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है अभी तक उनकी? सीरियसनेस नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा एक शैम एक्शन करके और समय काट के निकाल दें जिससे कि समस्या टल जाए। मुझे नहीं लगता है कि ये अभी तुरंत समस्या टलने वाली है, और अगर टलेगी भी तो दूसरी घटना हो जाएगी, फिर से इनकरेज कर देंगे लोग एनकाउंटर के लिए, फिर दूसरी घटना हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी घटना। मतलब अगर इसको नहीं, इसमें सख्त एक्शन लेकर एक मैसेज नहीं दिया गया तमाम पुलिसकर्मियों को कि अगर इस तरह के फेक एनकाउंटर्स करेंगे तो वे जेल जाएंगे, उनकी वर्दी उतरेगी, तो ऐसी घटना दोबारा हो सकती है। बिल्कुल होगी। अगर ये हुई है घटना क्योंकि पिछली आप 10 घटनाओं को निकाल लें, उसमें कोई सीरियस एक्शन 7 महीने में 28 एनकाउंटर्स। हाँ, मैंने 10 का हमको फिगर का नहीं, ये अंदाज़ था कि बहुत ज़्यादा हुई है। किसी इंसिडेंट में सीरियस इंक्वायरीज नहीं हुई कि ये हुआ कैसे। सिर्फ एनकाउंटर्स की बात नहीं है दीपक जी, न्यूज़ मिलते रहता है कि बोतल रख करके शराब का पकड़ के जेल में बंद कर दिए। फेक मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज बंदूक, रिवॉल्वर, उसको लोग पुलिस के लैंग्वेज में बोल देंगे सटा दिया और पकड़ के बंद कर दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उत्पीड़न है। उत्पीड़न से ज़्यादा वो
एक व्यवस्था क्रिएट कर देती है दिमाग में, और पुलिस के प्रति एकदम अविश्वास की भावना होने लगती है। अविश्वास से भी आगे बढ़ता है तो घृणा की भावना होती है। अभी जो दिख रहा है ये घृणा की भावना है। ये जो बात है आप ध्यान से सुनिए, ये जो कह रहे हैं बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक कि इससे पुलिस के लिए बिहार की आम जो आवाम है उसमें घृणा की भावना पैदा होगी, और ये जो घृणा की भावना है ये बेहद खतरनाक है। अगर जनता जिसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेवारी है, अगर वो आपसे घृणा करने लगे तो आपका काम कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो हालत है ये कितना खतरनाक है ये कि आपके जिसकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है वो आपसे घृणा करने लगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, उससे अधिक जिसके बीच आप रहते हैं। आपका थाना कोई फोर्ट्रेस नहीं होता है, आप जिस घर में रहते हैं वो कोई फोर्ट्रेस नहीं है। आप जिस जगह काम करने जाते हैं वो कोई किलाबंदी नहीं रहती है। वहाँ आर्मी जाती है तो हर समय उसका अगर बॉर्डर पर है तो लगा हुआ है, वहाँ आप अपने को छिपा लेते हैं एक बांध के पीछे और फायर करने लगते हैं। यहाँ सिविल पुलिसिंग है मोस्टली। लोगों के बीच में झगड़ा झंझट होता है, आपको बीच में जाना पड़ता है। अगर आप परसेंटेज एक्टिविटी देखिएगा तो बंदूक लेकर के कितनी देर आप रहते हैं? ज़्यादातर टाइम तो आप छोटे मोटे केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। और हर पब्लिक अगर आपको घृणा की दृष्टि से देखे तो आप किसी समय पिटाना शुरू कर जाइएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से घृणा बढ़ रही है, पुलिस पर हमले हो सकते हैं, पुलिस असुरक्षित हो सकती है। बिल्कुल। आप अपनी एक्टिविटी में, पुलिस को मैं कह रहा हूँ, अपनी एक्टिविटी में आप देखिएगा 80% से ज़्यादा एक्टिविटी सिविल नेचर की है। हार्डली 20% होगा जिसमें राइफल की ज़रूरत होती है। वैसे टांग करके लोग रोड पर भले चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से डील करना पड़ता है पब्लिक के साथ वो सिविलियन जैसा डीलिंग होता है। उसको लोगों ने भुला दिया है, गोली चलाने लगते हैं। सर एक सवाल मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि जो भी लोग, मैंने यह बात कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछी और मैंने भी उनसे भी पूछा कि जो जब सरकार बनी बिहार में, नई सरकार, और जिस तरह से अपराध का खात्मा हुआ, स्पीडी ट्रायल और बाकी जो कानूनी तरीके थे, क्या वो सारे तरीके फेल हो गए? अब वो सारे तरीके काम नहीं कर रहे हैं कि एनकाउंटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। ये एनकाउंटर से क्या हासिल होगा, चाहे अपराधी का ही एनकाउंटर हो रहा हो? कुछ नहीं। आज से थोड़ा ही एनकाउंटर हुआ है। मैंने इसको थियोरेटिकल लेवल पर भी डिस्कस किया है, समझा है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो लोग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हैं, जो रिसर्च करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, उन लोगों से भी डिस्कस करके बात किया है। एक सीरियस डिस्कशन मैंने किया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में, जो डीन लोग होते हैं उन लोगों से। उन लोगों ने कहा कि जो आपका स्टेप था 2005 to 2012, उसको बहुत स्टडी किया गया है। पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों ने प्रेमाइसेस बना बना करके स्टडी किया है, एंड दे हैव फाउंड कि स्टेट वायलेंस वर्सेस criminals violence. The question was क्या क्रिमिनल्स का वायलेंस स्टेट वायलेंस के थ्रू ही मीट किया जा सकता है? एंड द आंसर इज नो. योर एग्जाम्पल और योर मेथड हैज़ प्रूव्ड कि देर इज़ अनदर आंसर टू इट, एंड दैट इज़ लॉ. स्टेट एक्शन थ्रू लॉ. अगर ये डिसाइड हो जाए कि नहीं, ये लॉ सफिशिएंट नहीं है टू टैकल क्रिमिनल वायलेंस, तो चेंज कर दीजिए अपना लॉ. बट देन दैट शुड बी डन इन अ
organized way, socially organized way, which is through legislature, ये एक सेंसिबल बात होगी। तो डिबेट हो, समाज में डिबेट हो, सब लोग पार्टिसिपेट करें। आपको अगर मारना ही है या तो प्रोसीजर को कट शॉर्ट कीजिए, बट यू मस्ट डू इट इन अ सिविलाइज्ड वे। ये जो मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है, मैं इसको ओपनली कह रहा हूँ, ये हाईली अनसिविल है, अनसिविल तरीका है ये। आपने कितने सालों तक पुलिसिंग की है? 1977 में आया था, 14 तक रहा था। 3 दशकों से भी ज़्यादा पुलिसिंग कर चुके पूर्व डीजीपी अभयानंद ने जो बात कही थी पहले कि पुलिस के मुंह इस तरह से इनकाउंटर करने का खून लगा तो निर्दोष मारे जाएंगे, आज वो हो रहा है। तब बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, तालियां बजाई थी, और आज भरत तिवारी का एनकाउंटर यह बताता है कि जो प्रिडिक्शन, जो भविष्यवाणी पहले पूर्व डीजीपी अभयानंद ने की थी, आर.के. मिश्रा ने की थी, वो सच साबित हो रही है। अब इन्होंने एक और भविष्यवाणी की है। इन्होंने कहा है कि अगर यही चलता रहा तो पुलिस से घृणा करने लगेगा समाज, पुलिस से घृणा करने लगेगा हमारी जो आवाम है, हमारे जो आम लोग हैं वे, और फिर पुलिस असुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि पुलिस कोई फोर्ट्रेस में नहीं रहती, पुलिस कोई किले में नहीं रहती, वो आम लोगों के बीच रहती है। और अगर पुलिस असुरक्षित होगी, पुलिस पर हमले होने लगेंगे, आम लोगों का सहयोग मिलना बंद हो जाएगा, तो फिर भला कैसे काम कर पाएगी पुलिस? और पुलिस काम नहीं कर पाएगी तो फिर अपराधियों का बोलबाला होगा। मतलब समझ लीजिए किस ओर जा रहा है हमारा बिहार। ये छोटी बात नहीं है, ये एक व्यक्ति और एक परिवार और एक लोकेलिटी से जुड़ी बात भी नहीं है, सवाल पूरे बिहार का है।